मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अतुल ने आत्महत्या अपनी काम और कारोबारी से परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों की वजह से की। ऐसा उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखा। उनकी पत्नी ने दहेज, घरेलू हिंसा समेत 9 केस अतुल पर दर्ज कराए थे, जिसके खिलाफ वो कई समय से कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन फिर वो दिन आया जब वो अपनी जिंदगी के सफर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं महिला उत्पीड़न कानून के बारे में। आपको बता दें कि इसके लिए आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है, जो अब BNS 85 और 86 में समाहित है, जो किसी शादीशुदा महिला को उसके पति या फिर ससुराल के लोगों द्वारा किए गए उत्पीड़न के खिलाफ सजा देने का प्रावधान कराता है, जिसमें 3 साल की सजा हो सकती है। पहले इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी भी की जाती थी, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हम खास कर बात करेंगे देश में उन पुरुषों की जो दहेज के आरोपों में फंसकर कानून से हार कर अपनी जान दे देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 9 मिनट पर एक विवाहित पुरुष धारा 498A के दुरुपयोग की वजह से आत्महत्या कर लेता है। साथ ही एनसीआरबी डेटा के अनुसार साल 2021-22 में देश में हर साल तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पुरुषों के आत्महत्या करने के आंकड़े आए हैं। हालांकि सभी के आत्महत्या करने की वजह अलग अलग रही। अब बात करते हैं पुरुषों के आत्महत्या के क्या कारण रहे हैं। तो अगर परिवार संबंधी मुद्दों में देखें तो 54,000 से ज़्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की है। वहीं मानसिक रोग के कारण 31,000 से ज़्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की। साथ ही 15,000 से ज़्यादा पुरुषों ने वैवाहिक जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या की, जिसमें दहेज प्रथा के आरोप भी शामिल हैं। यानी प्रतिदिन तकरीबन 43 पुरुषों ने दहेज और घरेलू हिंसा के आरोपों से तंग आकर आत्महत्या की है। वहीं कर्ज, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से 11,000 से ज़्यादा पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं धारा 498A के मिसयूज या फिर दुरुपयोग के मामलों के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतुल सुभाष का मामला कोई पहला मामला नहीं है जब इस कानून पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि धारा 498A सबसे ज़्यादा दुरुपयोग की जाने वाली धारा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस धारा में सुधार करने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को भी आगाह किया था कि पति और उसके रिश्तेदारों पर लगे दहेज और उत्पीड़न के मामले को पहले पूर्ण रूप से जांच करें और उसके बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ें। केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस धारा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ये सबसे ज़्यादा दुरुपयोग की जाने वाली धाराएं हैं। मगर सवाल ये भी है कि क्या सभी आरोप 498A के झूठे होते हैं? तो सरल जवाब है नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में एनसीआरबी डेटा के अनुसार दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके अनुसार हमारे देश में दहेज हत्या से रोजाना औसतन 18 महिलाओं की मौत हुई है। यही नहीं, साल 2020 में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दहेज निषेध कानून के अनुसार 13,479 मामले दर्ज किए गए। इस साल मई में तलाक से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज 498A के केस को निरस्त करने का आदेश दे दिया था। दरअसल पति ने पत्नी से तलाक की अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ धारा 498A समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज करवा दिया था। हाईकोर्ट ने धारा 498A के तहत दर्ज इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो फिर वहां पर रद्द किया गया। इतना ही नहीं, इन कानूनों पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक धारा 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है, जबकि दहेज हत्या से जुड़े 33% मामलों में ही दोष साबित हो पाया है।
यानी बाकी मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। तो इस पूरे वाक्य को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? इस पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में इस पूरे वाक्य को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पुरुषों पर हो रहे इस गलत आरोपों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद।